हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल राहुल एक्स कोडिंग एंड टू द सीरीज ऑफ सी प्रोग्रामिंग। और आज इस सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 है। और आज इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला है हमारा डेटा टाइप्स और दूसरा है हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। ठीक है, हालांकि इसका हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में देख लिया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो आप उस वीडियो को ओपन करना और डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन ऐड किया हुआ है, ठीक ना। तो आप उस टाइमलाइन को फॉलो करते हुए उस स्पेसिफिक पार्ट को देख सकते हैं। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिटेल में डेटा टाइप्स को पढ़ते हैं। तो देखो, डेटा टाइप क्या होता है। ये जो है मेमोरी क्रिएट करने के काम में आता है। अगर जैसे हम अपने प्रोग्राम में डेटा टाइप को बनाए हैं तो वो मेमोरी क्रिएट करेगा और उस मेमोरी में किस तरह का डेटा आएगा और कितना डेटा आएगा ये डिसाइड करेगा जो हमारा डेटा टाइप बना है। ठीक है, तो जैसे अगर हम पिछले प्रोग्राम की बात करें तो उसमें हमने एक डेटा टाइप बनाया था इंट INT, और उसके बाद हमने ए लिखा था यानी ए वेरिएबल बनाया था। ठीक ना। तो ये डिसाइड करता है इन टाइप का मेमोरी बनेगा किसके लिए बनेगा, वेरिएबल ए के लिए बनेगा। ठीक ना। वेरिएबल हालांकि हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब बस ये जानो कि ये जो मेमोरी क्रिएट होगा ए के लिए क्रिएट होगा। ठीक, और इस ए में किस तरह का डेटा आएगा और कितना डेटा आएगा ये डिसाइड करेगा जो हमारा डेटा टाइप बना है वो, यानी इंट डेटा टाइप ये डिसाइड करेगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं इंट के बाद जितने भी वेरिएबल्स आ गए वो वेरिएबल्स किस तरह का डेटा स्टोर करेगा और कितना डेटा स्टोर करेगा वो डिसाइड करेगा उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो ये था डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। मैं फास्ट फॉरवर्ड करके एक बार डेफिनेशन लिख लेता हूँ। तो देखो, डेफिनेशन में भी मैंने वही बात लिखी है कि डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग मेमोरी। ये मेमोरी क्रिएट करने का काम आता है। और विच टाइप ऑफ डेटा यानी किस तरह का डेटा स्टोर करेगा मेमोरी, ये डिपेंड किस पे करेगा, हमारे डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और हाउ मच डेटा स्टोर बाय द मेमोरी, मतलब कितना डेटा स्टोर हो सकता है, ये भी किस बात पे डिपेंड करेगा, हमारे डेटा टाइप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, और लास्ट में मैंने लिखा है इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डेटा दैट वेरिएबल्स कैन होल्ड। जो हम वेरिएबल्स बनाएंगे डेटा टाइप के बाद वेरिएबल्स डिसाइड करेगा, नहीं सॉरी, डेटा टाइप डिसाइड करेगा उस वेरिएबल्स में कितना डेटा आ सकता है और किस तरह का डेटा आ सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग इसका टाइप जान लेते हैं। ठीक ना, तो लिख लेते हैं हम लोग। ये दो तरह का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। यानी डेटा टाइप दो तरह का होता है। पहला हो गया हमारा प्री डिफाइन, इसी को बोलते हैं प्रीमिटिव डेटा टाइप। दूसरा हो गया हमारा यूजर डिफाइन या नॉन प्रीमिटिव। अब देखो, प्री डिफाइन क्या होता है। प्री डिफाइन वर्ड से ही पता चलता है जो पहले से डिफाइन हो। इसका मतलब भी वही हुआ, जो भी डेटा टाइप्स हमें कंपाइलर प्रोवाइड करता है वो होता है प्री डिफाइन डेटा टाइप, प्रोवाइडेड बाय कंपाइलर, या जो पहले से डिफाइन होता है और प्री डिफाइन। ठीक है, तो वो फ्लोट डेटा टाइप होता है, जैसे कि हो गया इंट। और इसी वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे फ्लोट डेटा टाइप, और इसी सेक्शन में हम लोग देखेंगे डबल डेटा टाइप, और हमारा होता है कैर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग अपने प्री डिफाइंड डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। और यूज़र डिफाइन क्या हुआ, जो हम लोग यूज़र अपने नीड के अकॉर्डिंग अपना डेटा टाइप डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड डेटा टाइप, तो उसे कहते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप। इट इज़ क्रिएटेड with the help of any existing data type। यानी जो पहले से एग्जिस्ट करता है, यानी जो प्री डिफाइन है, उसके हेल्प से जो हम अपने लिए बनाएंगे उसे कहेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। ये सब हम बहुत आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हो गया एरे, स्ट्रक्चर, यूनियन, एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप क्रिएट करते हैं, और प्री डिफाइन यानी जो पहले कंपाइलर हमें प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं कि डेटा टाइप्स यानी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स में जो डेटा टाइप्स आते हैं उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका साइज़ क्या है। अब देखो, मैंने एक चार्ट बना रखा है जिसमें कि मैंने कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग है, उसका रेंज है और उसका साइज़ है बाइट में। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे
कुछ डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, जैसे कि इंट हो गया, अनसाइंड इंट हो गया, लॉन्ग इंट है, अनसाइंड लॉन्ग इंट है। तो ये बताएगा कि अगर हम इसे अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हैं तो ये जो मेमोरी क्रिएट करेगा उस मेमोरी में किस तरह का डेटा आएगा और कितना डेटा आएगा, ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा। और उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा है बगल में। हम लोग एक एक करके सारे चीज़ पढ़ लेते हैं। ये जो देखो, पहले इंट लिखे है, फिर अनसाइंड इंट लिखे है, लॉन्ग इंट लिखे, फिर अनसाइंड लॉन्ग इंट लिखे। तो ये चारों काम आता है इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो इन चारों में डिफरेंस भी है, अभी हम लोग देख लेते हैं। देखो, इंट का फॉर्मेट स्ट्रिंग है %d। अभी बस ये जानो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है, कि वैल्यू को लाने का काम करता है। अगर हमें इन टाइप का अगर वेरिएबल ए बनाया है, ए में मान लो कुछ स्टोर किया हुआ, और उस वैल्यू को अगर हमें प्रिंट करवाना रहे तो हम फॉर्मेट स्ट्रिंग %d का यूज़ करेंगे। इसी तरह हम अनसाइंड इंट का %u करेंगे, लॉन्ग इंट का %ld करेंगे, और अनसाइंड लॉन्ग इंट का %lu करेंगे, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे इसका साइज़ है। अब जैसे इंट मैंने लिखा अगर अपने प्रोग्राम में, तो उसका मेमोरी क्रिएट होगा, तो वो मेमोरी को ऑक्यूपाई भी तो करेगा। तो वो कितना साइज ऑक्यूपाई करेगा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी 2 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह अनसाइंड इंट 2 बाइट का, लॉन्ग इंट 4 बाइट का, और अनसाइंड लॉन्ग इंट ये भी 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। अब देखो यहाँ पे रेंज मैंने लिखा हुआ है, ठीक ना। रेंज ये बताता है कि ये जो वैल्यू इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, ये चारों, ये कहाँ से कहाँ तक वैल्यू को स्टोर करेगा, ठीक ना। जैसे कि इंट का देखो, तो ये -32,768 से लेकर 32,767 तक वैल्यू को स्टोर कर सकता है। हालांकि देखो, मैंने ये जो 2 बाइट का साइज़ लिखा है इंट के लिए, ये टर्बो C++ के लिए है, ठीक ना। जैसे कि ये सिस्टम के आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है, ठीक ना। तो जैसे कि अगर हम इसे कोड ब्लॉक में अगर इसे इंट को लिखते हैं, तो वहाँ पे जो है 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, कौन, हमारा इंट। इसी तरह VS कोड में लिखते हैं तो वहाँ भी 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन टर्बो C++ में ये 2 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। इसी तरह हमारा अनसाइंड इंट भी 2 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब अगर 2 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो इसका रेंज यहाँ से यहाँ तक होता है। अगर जैसे हम कोड ब्लॉक में करते तो 4 बाइट का मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, उसका रेंज और ज़्यादा बढ़ जाता, तो और ज़्यादा वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकता था, ठीक। इसी तरह हमारा अनसाइंड इंट का देखो, जहाँ भी अनसाइन लग जाए तो वहाँ पे माइनस वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक ना। तो 0 से स्टार्ट होगा और जाके वैल्यू जो है पॉजिटिव साइड में और ज़्यादा रेंज शिफ्ट हो जाता है। जैसे देखो यहाँ पे 32,767 तक था, तो इसके लगभग डबल हो गया यहाँ पे 65,535 तक, लेकिन माइनस वैल्यू कंसीडर नहीं है, ठीक। इसी तरह लॉन्ग इंट लगा हुआ है, तो लॉन्ग इंट जहाँ लग गया तो लॉन्ग मतलब और भी ज़्यादा रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे कि देखो, यहाँ का रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर जाके अनसाइंड लॉन्ग इंट है। अनसाइंड जहाँ लग गया तो यानी माइनस वाला वैल्यू कंसीडर नहीं किया जाएगा और रेंज शिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव साइड में। तो ये देखो, इसके लगभग डबल है यहाँ पे। इसका देखो एक फार्मूला भी है, अभी हम फार्मूला पे एक बार चलते हैं और देख लेते हैं इसे कैसे कैलकुलेट करना है। अभी देखो, हम लोग 2 फार्मूला जानेंगे, एक अनसाइंड के लिए जिसमें सिर्फ पॉजिटिव रेंज आता है, और एक जिसमें कि नेगेटिव रेंज भी आता है और पॉजिटिव रेंज भी आता है। अभी हम लोग पॉजिटिव रेंज वाला देख लेते हैं पहले, यानी कि अनसाइंड वाला। इसके लिए हमारा फार्मूला है 2 to the power n, और जो भी वैल्यू आएगा इसमें से 1 घटा लेंगे। यहाँ पे n क्या है, ये n है हमारा साइज इन बिट्स। बिट्स में साइज है, बाइट में नहीं है। इसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा बिट्स में, फिर उसके बाद यहाँ पे n का वैल्यू हमारा आएगा। अब देखो, ये जो हमारा नेगेटिव वाला वैल्यू हो, ये इसके लिए क्या फार्मूला है, इसके लिए हमारा फार्मूला है, लगाएंगे -2 to the power n-1, यहाँ से लेके 2 to the power n-1, और इसमें से 1 घटा लेंगे, ठीक। अब देखो, अगर हमें इंट का निकालना रहे तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए पहले जो है साइज को हमें बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका साइज क्या है, 2 बाइट, ठीक ना। इसे पहले हमें बिट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये जानो, एक बाइट में 8 बिट्स होता है, तो 2 बाइट में कितना होगा, 8 × 2 यानी 16 बिट्स होगा। अब हमें इसका रेंज निकालना रहे इंट का, तो रेंज कैसे निकालेंगे, ये देखो, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला, क्योंकि इसमें नेगेटिव रेंज भी कंसीडर किया जा रहा है। तो इसका रेंज हो जाएगा -2 to the power n। अब देखो क्या होगा, 16 होगा, यहाँ पे 16 लिखा है, तो 16 में से 1 के कितना, 15, यहाँ पे 15 आ जाएगा, से लेके 2 to the power n 16 है, 16 में से 1 गया 15, और इसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो यही जो वैल्यू है 2 to the power 15, यही है 32,768। तो माइनस के साथ लग जाएगा 32,768 से लेके 32,768, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 32,767। तो ये यही रेंज है, ठीक। अब अगर हमें इसके लिए निकालना रहे अनसाइंड के लिए, तो उसका देखो क्या फार्मूला, इसका भी साइज़ 2 ही बाइट है, तो यानी 16 बिट्स हुआ,
तो अनसाइंड के लिए यहाँ से आते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 टू दी पावर, यहाँ पे n क्या है हमारा 16 है, इसके लिए भी 16 और इसमें से एक घटा लेंगे तो 2 टू दी पावर 16 का वैल्यू यही होता है, ये 65,536 होता है, उसमें से एक घटा लेंगे तो कितना बचेगा 65,535। तो ये था हमारा रेंज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलो हम लोग जो बच गया है, एक कैर बच गया है, अनसाइंड कैर बच गया है, वो दोनों पढ़ लेते हैं। देखो अब अगर हमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करना रहे, जैसे कि ए से लेके जेड तक हो गया, डिजिट्स हो गया 1 से लेके 9 तक और 0 हो गया, और अगर स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि @ परसेंट, स्टेरिस्क, ब्रैकेट, ये सब अगर हमें स्टोर करना रहे तो हमें कैर और अनसाइंड कैर का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और कैर क्या करता है, एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टोर करने का काम करता है। इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग %c, अगर यानी हमें कैरेक्टर को प्रिंट करवाना रहे तो हम %c का यूज़ करेंगे। ठीक, और इसका रेंज देखो -128 से 127 तक है, ये भी फार्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। ये अनसाइंड के लिए ये फार्मूला लगाएंगे अनसाइंड वाला, और जो नेगेटिव रेंज वाला है उसके लिए ये फार्मूला लगाएंगे अनसाइंड वाले के लिए ये वाला, और जो हमें अगर नेगेटिव वैल्यू भी चाहिए तो ये वाला फार्मूला लगा लेंगे। ठीक ना, और इसका देखो यहाँ पे साइज जो है 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कैर का, और अनसाइंड कैर का भी 1 बाइट मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। अब देखो फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग डबल है। अब ये तीनों का काम क्या है, ये तीनों जो है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। जैसे कि अगर 5.6 हो गया, 7.9 हो गया, या बहुत बड़ा नंबर हो गया लेकिन पॉइंट में, तो इसका काम जो है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करना होता है। ठीक ना, तो देखो इसका फ्लोट का होता है %f फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसका रेंज देखो कहाँ से कहाँ तक है, 3.4 × 10⁻38 से लेके 3.4 × 10⁻38 अलॉन्ग विथ 6 डिजिट्स ऑफ द प्रिसीजन, यानी कि पॉइंट के 6 डिजिट तक जो है ये एक्यूरेट डिजिट हमें दिखाएगा। उसके बाद का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट के 6 डिजिट बाद तक हमें एकदम सही वैल्यू दिखाएगा। फिर इसी तरह हमारा डबल, इसका रेंज और ज़्यादा है, इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग %lf है। ठीक, और इसका रेंज है 1.7 से 10⁻³ से लेके यहाँ तक है। फिर अलॉन्ग विथ 15 डिजिट्स ऑफ द प्रिसीजन, मतलब पॉइंट के बाद 15 डिजिट तक जो है एक्यूरेट डिजिट दिखाएगा। ठीक, और इसका साइज 8 बाइट है डबल का, और फ्लोट का 4 बाइट है, ये सब ध्यान में रखना। फिर लॉन्ग डबल है, इसका भी फॉर्मेट स्ट्रिंग %lf है, लेकिन L कैपिटल है। इसका रेंज 3.4 × 10⁻4932 है, -4932 से लेके यहाँ तक है, अलॉन्ग विथ 19 डिजिट्स ऑफ द प्रिसीजन, यानी डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 19 डिजिट तक जो है ये एकदम एक्यूरेट डिजिट दिखाएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा चार्ट, जिसमें कुछ हमने प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स देखा, उसका फॉर्मेट स्ट्रिंग देखा, फिर रेंज देखा, फिर साइज़ देखा बाइट्स में। हालांकि हम लोग प्रोग्राम में मेनली इंट का यूज़ करेंगे, और कैर का यूज़ करेंगे, फ्लोट का यूज़ करेंगे। ठीक है, और इसी सेक्शन में हम लोग चलिए एक और डेटा टाइप्स को देखते हैं जो पहले से डिफाइन है, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। एक होता है वॉइड डेटा टाइप। देखो वॉइड नेम से ही पता चल रहा है जो चीज़ खाली हो। ठीक ना, तो इसका मीनिंग भी वही होता है, ये एम्प्टी डेटा टाइप है, एम्प्टी डेटा टाइप। इसका कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं होता है, नो फॉर्मेट स्ट्रिंग। और इसका अगर इसके थ्रू जो हम मेमोरी क्रिएट करेंगे उसमें उसका साइज़ एकदम 0 होगा, उसमें हम लोग कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक ना, साइज़ 0 होगा। और इसका जो यूज़ होता है मेनली फंक्शन बनाने के काम में आता है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग वेरिएबल नहीं बनाते हैं। तो ये था एक वॉइड डेटा टाइप जिसका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, पढ़ते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग को। अब देखो यार, फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या होता है। ये जो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होता है वो डेटा को प्रिंट करने और स्कैन करने के काम में आता है। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कि प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हम लोग %d लिखते थे, तो वो क्या करता था कि हमें वैल्यू को ला के देता था जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते थे। ठीक ना, जैसे हमने इन टाइप का ए बनाया था, ए के अंदर हमने 20 रखा था। अब हमें अगर 20 को प्रिंट करवाना रहे तो प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर हमने वो %d लिखा था ताकि वो वैल्यू प्रिंट हो जाए। तो यही काम करता है, डेटा को प्रिंट करता है और स्कैन करने का काम आता है। हालांकि देखो हमने अभी तक कोडिंग विंडो पर ही वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर डाला था, जैसे ए के अंदर 10 डाला था, ए के अंदर 20 डाला था। तो ये काम हम लोग कंसोल विंडो से भी कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा आउटपुट दिखता है ना, तो वहाँ से भी हम लोग वेरिएबल्स के अंदर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ हमने अभी तक नहीं देखा है, वो चीज़ हम लोग 2-3 वीडियोस के बाद देखेंगे। जब स्कैनएफ फंक्शन पढ़ेंगे तो स्कैनएफ फंक्शन में भी फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज़ आएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग का और इसे समझने का कोशिश करते हैं। अब देखो यार, मैंने डेफिनेशन लिख लिया है और इसमें भी मैंने देखो सेम बात लिखा है। ठीक ना, कि इट इज़ यूज टू प्रिंट
और स्कैन दी डाटा, ये डाटा को प्रिंट और स्कैन करने के काम में आता है। और इट इज ए स्पेशल सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज स्टार्टेड विथ परसेंट सिंबल, ये परसेंट सिंबल के साथ स्टार्ट होता है। और इट इज़ जनरली यूज्ड विथ फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस, जैसे कि प्रिंटफ हो गया हमारा। प्रिंटफ क्या था, हमारा इनपुट फंक्शन था, और जो स्कैनफ है ये हमारा आउटपुट फंक्शन है, ये हम लोग आगे देखेंगे, ठीक ना। और फॉर्मेट स्ट्रिंग्स एसोसिएटेड विद डेटा टाइप, इसका देखो क्या मतलब हुआ कि जैसे हम लोग डेटा टाइप बनाते हैं, जैसे कि इंट बनाते हैं, तो इंट का एक स्पेसिफिक फॉर्मेट स्ट्रिंग होता है, जैसे कि %d, तो ये उसके साथ एसोसिएटेड है। देखो ये सब टर्म जो है ना आपस में इंटरलिंक्ड है, जैसे कि फॉर्मेट स्ट्रिंग्स हो गया, डेटा टाइप्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया। तो अगर आप ये पढ़ोगे तो उसका जरूरत पड़ेगा, अगर डेटा टाइप्स पढ़ोगे तो फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का जरूरत पड़ेगा, फिर वेरिएबल्स का जरूरत पड़ेगा। तो ये सब जो टॉपिक है ये सब इंटर रिलेटेड है, ठीक ना। तो चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। इन सी लैंग्वेज ऑल प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैव सम यूनिक फॉर्मेट स्ट्रिंग्स, जैसे कि अब देखो, जैसे कि इंट का क्या था हमारा %d फॉर्मेट स्ट्रिंग था, फ्लोट का क्या था %f है, और डबल का क्या है %lf है। तो इस तरीके से हमारा डेटा प्रिंट होता है, ठीक है। जैसे ये कैर भी होता है, इसका क्या होता है %c, ठीक ना। तो ये जो है हमारा डेटा प्रिंट करने का काम आता है और स्कैन करने का काम आता है, हालांकि स्कैन वाला चीज़ हम लोग आगे वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट। देखो एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ ताकि ये चीज़ अच्छे से समझ में आ सके। देखो मान लो अगर हम एक इन टाइप का एक वेरिएबल ए बनाते हैं, ठीक ना, और ए के अंदर हम 10 रख देते हैं। हालांकि अभी तक मैंने वेरिएबल का कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं बताया, उसका कॉन्सेप्ट इस वीडियो के बाद आएगा, ठीक है। तो लेकिन जो मैं अभी बताऊंगा वो तुम्हें समझ में आ जाएगी। जैसे मैंने इन टाइप का ए बनाया, तो हमारा एक मेमोरी क्रिएट होगा, और इसमें ए नाम का वेरिएबल, और इसमें क्या रखा जाएगा, ए के अंदर 10 रखा जाएगा। और ये किस टाइप का है, इन टाइप का है, ठीक ना, क्योंकि हमने इंट ए लिखा है। तो ए के लिए एक मेमोरी क्रिएट होगा, वो किस टाइप का होगा, इन टाइप के लिए होगा। अगर हम ये देखना चाहें कि ए के अंदर अभी क्या है, तो हम लोग प्रिंटफ लिखेंगे। प्रिंटफ के थ्रू हम लोग अपना मैसेज को प्रिंट करते हैं आउटपुट स्क्रीन पे, और इसके अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ ए इज़। अब देखो हमें वैल्यू चाहिए, तो ए किस टाइप का है, हमारा इंटीजर टाइप का है, और इसे हमने इन डेटा टाइप के साथ डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसका फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होगा, %d। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे %d, और %d कहाँ से लाना, हम वैल्यू ए से लाना है, तो हम लोग यहाँ कॉमा के बाद ए लिख देंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे प्रिंटफ को। तो ये हमें क्या प्रिंट करके दे देगा, हमें ए का वैल्यू प्रिंट करके देगा, जो कि हमारा है 10। तो ये था डेटा टाइप्स एंड फॉर्मेट स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको ये दोनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।